नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ जुड़ गए हैं रवि वर्मा जी और साथ में अजय कुमार कुशवाहा जी हैं। ये लोग सामाजिक कार्यकर्ता है। बिहार में चुनाव होने वाला है और चुनाव के विषय में हम लोग एक चर्चा परिचर्चा करेंगे कि आखिर बिहार का जो चुनाव होने वाला है इसमें जो पार्टियां हैं, राजद है, कांग्रेस है, बीजेपी है, जदयू है और तमाम तरह के छोटी बड़ी जो भी पार्टियां हैं, निर्दलीय है, तो तमाम पार्टियां की जो चुनाव में क्या योगदान रहेगा, किस किस सीटें कितनी आएगी, कौन मुख्यमंत्री होगा और कौन विपक्ष में होगा, तमाम बातों पे हम चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ रवि जी हैं। हम पहले रवि जी से बात करेंगे। रवि जी बताइए, जिस तरह से कांग्रेस बिहार में आ रही है, राहुल गांधी आ रहे हैं, जा रहे हैं, सीटों को लेकर सुना है कि बीच में राजद के साथ कुछ बातचीत चल रही है। कितने सीट पे कांग्रेस लड़ेगी, कितने सीट पे राजद लड़ेगी, अभी जितनी भी पार्टियां हैं सभी में मंथन चल रहा है। क्या लग रहा है, कांग्रेस को बिहार में कितने सीटों पे इलेक्शन लड़ना चाहिए? क्या कुछ आपका स्कोप लग रहा है? हम तो कहेंगे कि कांग्रेस को सभी सीटों पर इलेक्शन लड़ना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ही देश का भविष्य है और राहुल गांधी देश का नेतृत्व कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो जब आपको पूरा देश को बनाना है तो पूरे बिहार में चुनाव लड़ना पड़ेगा, कांग्रेस को मजबूत करनी पड़ेगी, उनको सभी सीटों पर प्रयास करना चाहिए। जीत हार तो लगी रहती है, जब तक सभी सीटों पर वो चुनाव नहीं लड़ेंगे उनका संगठन कैसे मजबूत होगा। और जब संगठन मजबूत नहीं है, लोगों को मालूम रहेगा कि भाई ये गठबंधन में ये सीट नहीं रहेगा, तो बहुत सारा प्रॉब्लम उत्पन्न होता है। ऐसे क्या है कि सभी सीटों पर लड़ने पे उनका संगठन मजबूत होगा, संगठन मजबूत होगा तो भविष्य के लिए अच्छा है और कांग्रेस को मजबूती के लिए बहुत अच्छा है। हम तो यही चाहेंगे। एक्चुअली हम ये नहीं बता सकते कि वो कितना सीट पर लड़ेंगे, लेकिन उनको सारे सीट पर लड़ना चाहिए। जी अजय जी, आपसे सवाल है। कांग्रेस से रवि जी का कहना है कि कांग्रेस जो है सभी सीट पे चुनाव लड़े, क्या यह बिहार में संभव है राजद के रहते हुए? भाई हम तो चाहते हैं सभी को अकेले अकेले चुनाव लड़ना चाहिए, जी। सभी को, ताकि सभी को औकात पता चले कि हमारा क्या औकात है। पिछड़ा और दलित का बात करते हैं और अल्पसंख्यक का बात करते हैं और उसका हकमारी करके किसी और को देते हैं जो भाजपा का वोटर है। उधर देखिए, उधर नहीं, भाजपा के वोटर, अरे कांग्रेस और भाजपा में कोई अंतर है ना? दोनों गाइड होता है नागपुर से, दोनों गाइड होता है नागपुर से, खानदानी का है। नेहरू जी के समय से खानदानी का है कि कांग्रेस गाइड होता है नागपुर से। सर, हम बिहार पे आते हैं। बिहार में रवि जी के कहना है कि कांग्रेस जो है सभी सीटों पर लड़े और साथ ही तब राजद भी अगर सभी सीटों पर लड़ेगा तो क्या? भाई लड़े तो हम तो कह रहे हैं कि खास करके पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज को सोचना चाहिए। इनके जो ठेकेदार नेता अपने अपने समाज का, ये जो पीठ में आपके समाज को छुरा भोंक रहा है, इसको औकात में लाने के लिए इसके विरुद्ध में वोट डालिए। जो निर्दलीय है उसको वोट डालिए, किसी पार्टी को वोट नहीं। ए से जेड तक पार्टी सभी धोखेबाज है, सभी का सलाहकार आरएसएस के लोग हैं। सर, सवाल ये है कि अगर ये गठबंधन से चुनाव अगर होता है तो क्या कांग्रेस को सभी सीट मिलने की संभावना है या फिर वो अकेले लड़े? राजद का क्या होगा? देखिए, राजद जो है यहाँ पर दावेदारी ठोकती है कि हम महागठबंधन के सबसे बड़े घटक है। तो ये तो बातचीत भी चल रही है, प्रक्रिया चल रहा है और वो चाहती है, राजद चाहती है कि लड़ना चाहिए मिलके। तो जब गठबंधन में लड़ाई होगा तो सीट का बंटवारा उसी ढंग से होगा, किसको कितना मिलेगा ये तो सब जानते हैं कि राजद यहाँ पर यदि गठबंधन में चुनाव लड़ेगा तो ज्यादा सीट लेगा। लेकिन हमारा कंसर्न वो नहीं है कि कौन ज्यादा सीट लेगा, कौन इलेक्शन जीतेगा, क्या करेगा। मेरा कंसर्न ये है कि कांग्रेस को कैसे मजबूत करना है, क्योंकि कांग्रेस ही देश का भविष्य है। तो कांग्रेस को मजबूत करने के लिए ये गठबंधन के पचड़े में न पड़ के उसको पूरा सीट पर चुनाव लड़ना चाहिए। पूरा सीट पर लड़ेगा तब ना वो विकल्प के रूप में तैयार होगा। अभी तो मान लीजिए कि आप बार बार कह रहे हैं ये गठबंधन, महागठबंधन, तो महागठबंधन में सब कोई जानता है कि महागठबंधन का अभी बिहार में यदि बॉस है तो राजद है। तो राजद है तो स्वाभाविक है सीट ज्यादा वो लड़ेगा तो मुख्यमंत्री का दावेदार होगा। लेकिन हमारा कहना है कि इसी को तो तोड़ना है।
अभी नीतीश कुमार जी इतना दिन से जो सत्ता में बने हुए हैं वो यही कह के ना बने हुए हैं कि लालू आ जाएगा, हाँ। या उसका ये आ जाएगा, और इनकी कोई पर्सनल कोई बहुत बड़ी रणनीतिकार ये नहीं है, बहुत बड़ी रणनीति नहीं है इनका। और भाजपा और जदयू ये बात समझती है, इसीलिए बहुत सारा मजबूरी है पॉलिटिक्स में। गठबंधन हमको तो चाहते हैं कि गठबंधन ना हो जी सर, जिस तरह इन्होंने कहा कि गठबंधन ना हो, तो गठबंधन जिस तरह से नहीं होगी कांग्रेस और राजद में, तो सीधा सीधा फायदा हो एनडीए को पहुंचेगी, भाजपा को पहुंचेगी, जदयू को पहुंचेगी। क्या बिहार में जदयू और भाजपा की सरकार नहीं बन जाएगी अगर राजद और कांग्रेस की गठबंधन नहीं होती है तो? गठबंधन होने से भी सरकार बनेगी और नहीं होने से भी बनेगी। मतलब कहिए, अरे सुन लीजिए बात को। हाँ। इसलिए कि विपक्ष अंधा और बहरा गूंगा है, अच्छा। सच बोलने का साहस नहीं है। राहुल गांधी बहुत पिटोरा पीटते हैं, हाँ। चित्तर पर ताल देते हैं, हाँ। लेकिन जब ढोलक सामने आता है तो थरथरा जाते हैं। जी। आप यात्रा निकाले, क्या निकाले? आप कहते हैं हम पिछड़ों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को उसका हक देंगे, कहाँ दिए आप जाति जनगणना का बात करते हैं, आपने कहाँ किया? आप जिस समय से बोल रहे हैं आपकी सरकार थी, जहां जहां कहाँ किए कहीं। अब बिहार में जाति जनगणना हुआ, क्या जाति जनगणना हुआ कि घर में बैठे आंगनबाड़ी सेविका और ये सब मिलके खाना पूर्ति कर दिया? वोटर लिस्ट का कहीं जनगणना हुआ है? जिसको जाति को बढ़ाना था बढ़ा दिया, जिसको घटाना था घटा दिया। हम तो लिखित महागठबंधन की सरकार में दिए थे सबूत के साथ कि जनगणना नहीं हुआ है। तो सारे अफसरशाही हर पार्टी में है, और कोई भी सरकार आवे, वो लालू जी का आवे या नीतीश का रहे, सब में अफसरशाही है जी। और चमचागिरी और दरबारी सब। आप ही बोल लीजिए ना के भाई, सब में दरबारी है, चमचागिरी है। हाँ। चमचागिरी या दरबारी हाँ। सब में है। जो कार्यकर्ता है वही अंधा बहरा गूंगा है। तुम दिन रात खटते हो, लाठी खाते हो, गाली सुनते हो, और टिकटवा के समय, पदवा के समय ऊपर आके ले लेता है, तो तुम तो मूर्ख अपने हो। और इस देश की जनता, खासकर हिंदी भाषी की जनता, धर्म और जाति और मांस और दारू पर वोट देते हैं। तो आप क्या सोचते हैं? विकास, कैसा विकास खोजते हैं? क्या उन्नति खोजते हैं? जब आप खुद गलत हैं तो आप विकास की बात नहीं कर सकते हैं। कांग्रेस की एक बड़े मुद्दा था जातीय जनगणना, जिसको एनडीए सरकार ने छीन लिया। एक तरह से कहिए कि वो मुद्दा सरकार घोषणा भी कर दिया कि भारत में जातीय जनगणना होगी। तो कांग्रेस का एक बड़ा मुद्दा जो था वो छिन गया, लेकिन वो अपने अपने तरीके से लोग उस जातीय गणना का श्रेय लेना चाहते हैं। आप किसको श्रेय देना चाहते हैं? देखिए, इसमें श्रेय लेने देने की बात नहीं है। नहीं, हर पार्टी अपने अपने तरीके से वो ले रही है। सही बोल रहा है, लेकिन ये प्रक्रिया है। हाँ। जनगणना एक प्रक्रिया है, उसमें केवल जातियों की ही नहीं है, जानवरों की भी और पेड़ पक्षियों और सारे चीजों का गणना होता है। ये गणना करने का मेन मकसद ये होता है कि हमारा बजट बनता है 10 साल में, 2011 में जनगणना हुआ, 2021 में होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ। ये जनगणने का मेन मकसद होता है कि हमारी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति क्या है, कौन से लोग हैं जो भीख मांग रहे हैं, कौन से लोग हैं जो गरीब है, कौन से लोग हैं जिनको अपलिफ्ट करने की जरूरत है। तो इसीलिए ये जातीय जनगणना से आप पता करिए कौन लोग भीख मांग रहा है, किसको आवास नहीं है, किस समाज में नौकरी नहीं है। तो ये जातीय जनगणना होने से ये सारा चीज पता चलेगा। तो ये तो सरकार को करवाना ही चाहिए और हर एक बार होता है। पहले जो थी केंद्र की सरकार इस चीज के लिए मना कर रही थी। वो कह रही थी कि इससे भेदभाव बढ़ेगा समाज में, किस जाति की संख्या ज्यादा है इससे भेदभाव बढ़ेगा। बाद में सरकार जो है, केंद्र सरकार, विपक्ष राहुल गांधी बार बार करते, हमारी सरकार आएगी तो हम लोग जाति जनगणना कराएंगे, गिनती करा के पता करेंगे किस व्यक्ति के साथ क्या सुविधा मिलना चाहिए। अचानक केंद्र सरकार ने ये घोषणा कर दिया कि भाई हम करवाएंगे जाति गणना, जो 1932 पिछले जो अंग्रेजों के टाइम में हुआ था वो गणना हम लोग कराएंगे, और किस जाति की कितनी संख्या है, आर्थिक, शैक्षणिक जो भी है। अचानक क्यों इस तरह का घोषणा हुआ? और इसमें कांग्रेस कह रही है कि मैंने आवाज उठाया। देखिए, ये कांग्रेस ने तो वास्तव में आवाज उठाया था। राहुल गांधी ने तो संसद में बोला था
कि मैं ये जातीय जनगणना करवा कर रहूंगा मोदी जी, हाँ। आप देखते रहिए आपकी आंखों के सामने ये जातीय जनगणना होगी। वो बात सही हुई, भले परिस्थितियों के कारण मजबूरी में प्रधानमंत्री ने घोषणा किया। यदि इससे जातीय विभेद पैदा होता जातीय जनगणना से, तो आप किस आधार पर आर्थिक नीति लागू करेंगे? आप जब हिंदू हिंदू बोलते हैं तो उसमें कुछ विभेद नहीं होता हिंदू मुस्लिम में, दूसरे समाज के लोग घबराते नहीं है। ये सब केवल पॉलिटिकल ड्रामा है, कोई विभेद पैदा नहीं होता है। बिहार में तो जातीय जनगणना नीतीश कुमार ने घोषणा कर दिया, कहाँ कुछ विभेद हुआ, कहाँ कहीं कुछ हो रहा है। हमारा कहना है कि जातीय जनगणना का श्रेय लेने से नहीं होगा, इसको करवाना भी है। क्या आप राहुल गांधी को मानते हैं? हाँ भाई, राहुल गांधी तो दावत ठोक के कहे थे, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे लोग वोट दे या नहीं दे, मैं अपने स्टैंड पर कायम रहूंगा और जातीय जनगणना करवा के रहूंगा। सांसद में तो ताल ठोक के बोले थे राहुल। सर आपसे आप है, जातीय जो गणना होने वाला है, कांग्रेस श्रेय ले रही है कि हमने आंदोलन किया हुआ, क्या उनकी सरकार में क्यों नहीं कराया गया? किसी को श्रेय देना जनता का मूर्खता है। कांग्रेस ताल ठोक कर जब कह रहा था तो आप हरियाणा थी, राजस्थान में क्यों नहीं करवाए? आप क्या कहते हैं, छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं करवाए? जब आपकी सरकार थी तो आपने क्यों नहीं जातीय जनगणना करवाया? ताल ठोकते हैं। आप तो जितना बोलते हैं, जिस तरह मोहन भागवत झूठ बोलता है, प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, उसी तरह आप झूठे हो गए हैं। प्रधानमंत्री और मोहन भागवत में से आप अंतर कहाँ खाते हैं? आप तो दोनों का कैटेगरी तीनों का एक है। आप तीनों तो एक कैटेगरी में, और खास करके मोहन भागवत के इशारे पर आप और मोदी जी चल रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि हम जातीय जनगणना कराएंगे, और मोहन भागवत कह रहा है कि इससे विभेद पैदा होगा। अरे क्या विभेद पैदा होगा? हकमारी करने के लिए सब दिन तुम तैयार हो, तुम हकमारी करने के लिए तो मूर्ख तो है पिछड़ा और दलित, अल्पसंख्यक, और खास करके इन समाजों के ठेकेदार और इन समाजों के राजनीतिक दल जो बना बना के बैठे हैं। लालू जी हो, नीतीश जी हो, मायावती हो, अखिलेश यादव हो, ये लोग क्या है? इस चारों का सलाहकार कौन है? सब दलित नेता, दलित नेता पर आवाज। आप बार बार दलित नेता को टारगेट क्यों करते हैं? फिर गलत बात आप मत बोलिए दलित नेता को। राहुल गांधी थी, नीतीश कुमार दलित है, लालू यादव दलित है, और पहले सुनिए, अखिलेश यादव दलित है। आप चाहते हैं कि हम उसका भी नाम लें, चिराग पासवान का, जो कि भगोड़ा दी ग्रेट है और हनुमान बना हुआ है। आज हनुमान बना हुआ है। समाज को कई गो टिकट देता हूँ, अपने परिवार के अलावा कई गो समाज को टिकट दिया है, कई गो पासवान को टिकट दिया है। सर एक मिनट रुकिए, आप जातीय जनगणना जो होने वाला है उसका श्रेय किसको देते हैं? राहुल गांधी को, नरेंद्र मोदी जी को? किसी को नहीं, ये तो ड्रामा है चुनाव का। ये चुनाव का, हम क्या बोले अभी, पिछड़े दलित आदिवासी अल्पसंख्यक समाज के जो नेता है, बिकाऊ और स्वार्थी, कुर्सी और सत्ता के लिए। लास्ट सवाल सर, लास्ट सवाल उसी का जवाब दे रहे हैं आप जो पूछ रहे हैं। ये जो पिछड़ा और दलित अल्पसंख्यक और आदिवासी समाज के जो ठेकेदार बने बैठे हैं, काशीराम का नाम, अम्बेडकर का नाम, फूले का नाम, या जिनका भी महापुरुषों का नाम लेते हैं, ये सब धोखेबाज हैं। सर बिहार में सरकार किसकी बनेगी? बिहार में सरकार बनने नहीं जा रहा है, खरीद बिक्री होगा। किसकी बनेगी? अब जिसको पैसा ज्यादा होगा वो खरीदेगा एमएलए। किसकी बनेगी सर बिहार में सरकार? देखिए, हम तो चाहेंगे कि महागठबंधन की जो आप बात कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे तो कंट्राडिक्शन हो जाएगा। हम चाहते हैं कि कांग्रेस सभी सीट पर लड़े। आप कह रहे हैं किसकी सरकार बनेगी, ये अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। बिहार की जनता अभी ऊहापोह में है, क्योंकि आपने देखा होगा कि 15 साल लालू जी का सरकार रहा, 20 साल नीतीश जी का सरकार रहा। सरकार इनका पर ये रोजगार के वोट इनको देकर सरकार बनाई है। रोजगार के लिए बाहर जाइए, स्टूडेंट जो है, युवा है, नौकरी के लिए बाहर जाके फॉर्म भरेगा, बाहर जाके पढ़ाई करेगा। वो पूरा सिस्टम इन लोगों का केवल सत्ता में बने रहने का है, और न युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, किसानों के लिए इनका कोई प्रोग्राम नहीं है। सरकार के बारे में बताइए सर, बिहार में सरकार किनकी बनने की संभावना है?
आप एक बार थोड़ा बताइए दर्शकों को, उत्सुकता होती है कि भाई सरकार नीतीश जी रहेंगे, ये नीतीश जी रहेंगे, बता रहे नीतीश जी तो नहीं रहेंगे, लेकिन नीतीश जी नहीं रहेंगे, क्लियर, नीतीश जी नहीं रहेंगे। आपका क्या कहना है? हम कह रहे हैं कि किसी का सरकार नहीं बनने जा रहा है। नीतीश जी रहेंगे। हम पहले कह दिए किसी का सरकार तो रहेगा कहाँ से कोई, तो किसके बिना सरकार की है? अरे जिसको ज्यादा ताकत होगा एमएलए खरीदने का, कब बिकाऊ तो एमएलए होता है। तो नीतीश जी रहेंगे। अरे भाई कहा तो दिया कि नीतीश जी रहेंगे, नहीं रहेंगे इस बार। नीतीश जी नहीं रहेंगे। हम वो बात पर नहीं जा रहे। हम कहते हैं जिसको कमर में ताकत ज्यादा होगा, जिसको 2 नंबरी पैसा होगा, जो विदेश से पैसा कमाया होगा, वो विधायक खरीदेगा। चलिए इस और बता देते हैं सारे नेता अभी कितना कर्जा है, कल जो बच्चा पैदा लेगा उस पर कितना कर्जा बैठेगा कोई नहीं। तो सुनिए, कल गोदी मीडिया चला रहा था कि पाकिस्तान पर 85,000 कर्जा है। अरे गोदी मीडिया, इंडिया के बच्चा जो कल पैदा लेगा उस पर कितना कर्जा, ये बताओ। चलिए सारे विपक्षी नेता समय नहीं, मुद्दा की बात कीजिए। मुद्दा की हम सारे विपक्षी दलों को, सत्ता पक्ष को चैलेंज करते हैं कि आप ये बताइए कि इंडिया में जो कल बच्चा पैदा होगा उस पर कितना कर्जा है। वस्तु को हम लेते हुए हम किसी का किसी का मैनिफेस्टो है, किसी का मैनिफेस्टो है, किसी का मैनिफेस्टो है। बिहार से भाई तो मैनिफेस्टो कहाँ है किसी का? बिहार से मैनिफेस्टो हम लोग बिहार की सरकार की बात कर रहे हैं। सरकार की कैसे हम बना देंगे? बिहार आपके पास सरकार मैनिफेस्टो नहीं है, बिहार के आपका उद्देश्य नहीं है कि आप बिहार लड़ रहे हैं। सर बिहार को वोट कैसे देगा? बिहार की सरकार किसकी बनेगी, इस पे हम लोग चर्चा कर रहे थे आने वाले 2025 के चुनाव पे। लेकिन समस्या बहुत सी है, लेकिन हम आप समस्या बहुत सी है। पत्रकार साहब, आप किसी पार्टी का मैनिफेस्टो है? किसी पार्टी ने मैनिफेस्टो बनाया है, लवली मैनिफेस्टो, सबका लवली मैनिफेस्टो। अरे तुम कुछ मत दो, एक चीज, एक दाना मत दो अनाज, कुछ मत दो, तुम सिर्फ ये चैलेंज कर दो कि हमारी सरकार बनेगा तो प्राइवेट हॉस्पिटल और प्राइवेट स्कूल बंद होगा। क्या कहना? पूरी बात नहीं, पूरी बात सुनिए। समय का कमी नहीं, आप ये घोषणा कीजिए और हर व्यक्ति को रोजगार देंगे। सबको ये जो गार्डन बनाए हैं ये नहीं चलेगा। रवि जी बोलिए। इनका कहना है कि सरकारी स्कूल जो है वो चालू, प्राइवेट बंद होना चाहिए। एक्चुअली 21वीं सदी में हम लोग आ गए हैं, बहुत समीक्षा की जरूरत है। किसी चीज को डायरेक्ट बोल देने से कुछ सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। अरे ये अब प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट हॉस्पिटल तो बंद करना बहुत मुश्किल का काम है। कुछ नीति होना चाहिए जो लिबरल होना चाहिए, जो सब लोगों को फायदेमंद हो। हम यही चाहते हैं। और जनता के लिए है प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट हॉस्पिटल बच्चा को पढ़ाने का। गरीब गुरबा का बच्चा कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा? क्यों आप प्राइवेट में जाते हैं इलाज करवाने, आप अपने बच्चे को पढ़ाते हैं? आप सरकारी, जो सरकारी खजाने से 1 रुपया लेता हो या 1 लाख, वो सरकारी स्कूल में और सरकारी अस्पताल में इलाज करवावे अपना और बच्चे को पढ़ाई करे। ये आदर्शवादी स्थिति इस दुनिया में तो कभी आने वाली नहीं है, और अभी के डेट में तो और नहीं। जहाँ डिजिटलाइजेशन हो रहा है, जहाँ हम लोग हवाई जहाज, अभी ड्रोन उड़ेगा, वहां पर ये सब बात करना जो है ये नहीं करता। ये है कि थोड़ा सा सरकार के रूप में परिवर्तन आना चाहिए, थोड़ा सा लिबरल होना चाहिए कि प्राइवेट में भी आम आदमी का इलाज हो सके, प्राइवेट में भी अच्छे लोगों का, मतलब कुछ रीजनेबल इस टाइप से होना चाहिए। मध्यम मार्ग का इस्तेमाल होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई मध्यम मार्ग नहीं, हम लोग डर रहे हैं बातचीत के माफियाओं से। हम माफिया से नहीं डरते हैं, कोई स्कूल माफिया हो या स्वास्थ्य माफिया हो, हम प्राइवेट से नहीं डरते हैं। आज सिलसिला हम यही समाप्त करते हैं और आगे भी बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम ऐसे विषय को लेकर लगातार चर्चा बने रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को वीडियो देखने के लिए। आप लोग को बहुत बहुत, खास करके जनता से कहना है कि दारू और जाति और धर्म, अब पैसा लेके वोट मत दीजिए, नहीं तो विकास और तरक्की मत खोजिए। अभी 2,60,000 आप पर कर्जा है कल बच्चा पैदा लेने वाला पर, कल इस चुनाव के बाद 3 लाख कर्जा हो जाएगा।